guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले हमें जरूरी है इस फूड सिक्योरिटी जिस हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानना। तो फूड की सिक्योरिटी मतलब खाने को सामान पर्याप्त होना। तो ऐसे समझते हैं इसको कि देश की जितनी जनता होती है, अगर उतना पर्याप्त खाने को भी देश में है, इतना खाना है कि देश की जनता भूखी ना रहे, तो उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। इसे आप सेल्फ सफिशिएंसी भी कह सकते हो अनाज के मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में, कि हमें किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। और यही हर कंट्री चाहती है, हर देश यही चाहता है कि उसे कहीं बाहर की कंट्री से अपने ही देशवासियों को खिलाने के लिए इंपोर्ट ना करना पड़े। तो इसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, जब एक देश पूरी तरीके से खुद में निर्भर होता है कि वो अपनी देश की जनता को खाना खिला सके। देखिए, हमारे भारत ने बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करा इंडिपेंडेंस के बाद। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से आज तक देखें तो चीजें बहुत अलग हैं, क्योंकि जब आजाद हुआ था तब हमारे पास खाने को चीजें नहीं थी। हमने यूएस से भी बहुत इंपोर्ट करा है फूड ग्रेन को अग्रीमेंट के अंदर, लेकिन आज की डेट में हम सफिशिएंट हैं, हम एक्सपोर्ट भी इवन करते हैं कई बार। तो आज हमने बहुत अच्छा काम करा है इस फील्ड में। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी क्या है वो आपने समझा यहाँ पे। बात आती है यहाँ पे बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक जैसा कि नाम कहता है कि जब हम फूड ग्रेन्स को ना, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब होता है जब हम अनाज को एक जगह पे इकट्ठा करके अपने पास रख लें। बफर स्टॉक मतलब आगे आने वाले किसी काम के लिए हमने पहले से यहाँ स्टॉक बना के रख लिया है। तो देखिए, सरकार जो हमारे भारत की है, ये कुछ ही देश, पूरे ही वर्ल्ड की कुछ ही सरकारों में से ऐसी सरकार है जिसको यहाँ पे आजादी है और यहाँ पे ये फूड ग्रेन्स का स्टॉक बना के चलती है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार मैम ये फूड ग्रेन्स का स्टॉक क्यों बना के चलती है, हम अनाज जो है वो क्यों स्टॉक में रखते हैं अपने पास में। तो देखिए, इसके 3 रीजन है जो सरकार जो है अपने पास बफर स्टॉक रखती है। पहला रीजन ये है कि मान लीजिए कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो उस टाइम पे वो पूरी स्टेट तो बर्बाद हो जाएगी। तो आखिरकार उसके लोग क्या खाएंगे जब उसका एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, उसका पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में सरकार जो अपने पास ऐसा स्टॉक बनाया हुआ जो फूड ग्रेन्स होता है वो उस स्टेट में प्रोवाइड करती है, सो दैट कि उस स्टेट की मदद की जा सके, वहां के लोगों की मदद की जा सके। दूसरी वजह ये होती है कि मान लीजिए कि कभी जो फसल उगाई गई वो फसल खराब हो गई, मतलब क्रॉप फेलियर हो गया। तो ऐसे टाइम पे जब अनाज आएगा ही नहीं मार्केट के अंदर, तो जो थोड़ा बहुत अनाज मार्केट में है उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेब जिस समय बहुत ज्यादा पैदावार होती है उस समय सेब के दाम कम होते हैं, लेकिन जब कम पैदावार होती है या हम इंपोर्ट करते हैं या सेब का सीजन नहीं होता, उस टाइम पे उस सेब के दाम जो 40-50 रुपए में किलो में बिकने वाला सेब 200 से 250 रुपए किलो तक भी बिकता है। तो यही होता है जब क्रॉप फेलियर हो जाए, जब फसल खराब हो जाए, तो उस समय प्राइजेस काफी बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स के या फसलों के, मतलब अनाज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे केस में सरकार जो अपने पास जिसने स्टॉक बना के रखा है उसमें से वो स्टॉक मार्केट में उतार देती है, जिससे कि मार्केट में जितनी भी जरूरत होती है फूड ग्रेन की वो पूरी हो जाती है और प्राइजेस जो है वो अपनी जगह नॉर्मल आ जाते हैं। ये हो गया दूसरा रीजन। फिर आते हैं तीसरी वजह ये होती है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि हमारे घर के आसपास जो होते हैं राशन बांटने के लिए जो केंद्र होते हैं जिन्हें हम लोग कंट्रोल कहते हैं, तो उस जगह पे प्रोवाइड करती है ताकि गरीबों तक राशन को पहुंचाया जा सके। तो ये सब कुछ वजहें हैं जब सरकार जो है वो अपने पास बफर स्टॉक रखती है। अब देखिए, सरकार को बफर स्टॉक कितना रखना है अपने पास, इस बात के नॉर्म्स बदला करते हैं। और अगर अभी हम बात करें तो ये आपका गेहूं और चावल, इसको रखने की अनुमति ये 27 मिलियन टन है, अगर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, ये इतने मैंने तीनों बताए, इनको पूरे करने के लिए। तो ये तो कुछ बात हो गई। अब आप कहोगे कि मैम आखिरकार सरकार की तरफ से क्या ये मोदी जी खुद चाहते हैं किसानों से खरीदने, या किसी बॉडी को ये काम दे रखा है।
तो हाँ जी बच्चों, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जिसको सब काम दे रखा है कि तुम जाओ, तुम किसानों से खरीदो सामान को खरीदने के बाद उसे मार्केट में अगर मान लीजिए कमी होती है, कभी फसल खराब हो जाती है, मार्केट में दाम बढ़ने के चांसेस हैं, तो अपने पास रखा हुआ ये जो स्टॉक है आप मार्केट में भी उतारो और किसानों से भी खरीदते रहो, किसानों से खरीद करके अपने पास रखते रहो। तो भाई किसानों से किस दाम पे खरीदते हैं MSP पे। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये काफी लोग समझ गए होंगे क्योंकि अभी हाल फिलहाल हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं काफी इन्होंने प्रोटेस्ट करा और प्रोटेस्ट चलती भी जा रही है जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूं तब। तो MSP को लेके सारा बात है। MSP एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसके ऊपर सरकार कहती है हाँ ठीक है, इतना अमाउंट तो आपको अपनी फसल का मिलेगा ही मिलेगा। देखिए थोड़ा सा और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ इस MSP के बारे में। देखो, अगर फसल खराब हो गई तो भी किसान का घाटा है, अगर फसल बहुत अच्छी पैदा हो गई तो भी किसान का घाटा है। क्यों? खराब हो गई तो भैया उसके पैसे डूब गए, और अगर फसल बहुत अच्छी हो गई तो फसल के दाम कम हो जाते हैं। इसलिए सरकार क्या करती है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मेंटेन कर देती है कि जैसे मान लो कि 3 रुपए प्रति किलो जो है हम गेहूं बिकेगा ही बिकेगा। अगर आपका कहीं और 5 में बिक रहा है तो आप बेच दीजिए, अगर आपका नहीं बिक रहा है 2 में बिक रहा है तो आप आके हमें 3 रुपए किलो में बेच दीजिए, हम खरीद लेंगे। तो ऐसा सरकार कहती है। अब इसमें क्या है, इसमें फायदा होता है किसान को कि मान लीजिए कभी मार्केट में दिक्कत है तो भी जो है सरकार को वो बेच दे, या MSP पे तो एटलीस्ट उसका सामान बिक ही जाएगा। तो ये कुछ होता है MSP का खेल, और FCI MSP पे सामान खरीदते हैं। अब देखिए अच्छी अच्छी बातें तो हमने बहुत कर ली इस बफर स्टॉक के बारे में, कुछ इसमें इश्यूज भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि देखिए स्टॉक इसमें बहुत ज्यादा सरकार ने होल्ड कर रखा है। आज की डेट में अगर हम बताएं 50 से 60 जो है मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी है, और हमने उसको कई गुना ज्यादा अपने पास रख रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी अनाज सड़ जाता है, और ऐसा अनाज सड़ने की वजह से ही क्या होता है कि बहुत घाटा हो जाता है सरकार को, प्रति साल ही बहुत ज्यादा घाटा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई आखिरकार सरकार जो है वो इतना क्यों प्रोक्योर अपने पास कर ले रही है, या इतना स्टॉक क्यों बना रही है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। MSP एक बहुत बड़ा रीजन है, सरकार MSP पे ले रही है तो लोग उसको दिए दे रहे हैं। दूसरी बात, कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए किसी किसान को बाहर दाम 5 रुपए किलो भी बिक रहा है, लेकिन सरकार 3 रुपए किलो भी ले रही है, तब भी किसान MSP पे सरकार को देना ज्यादा सही समझते हैं। इसका रीजन ये होता है बच्चों कि मान लीजिए कि 100 किलो किसान ने उगाया, अब बाहर मार्केट में 5 रुपए किलो तो बिक रहा है, लेकिन कोई 7 किलो ले रहा है, कोई 3 किलो ले रहा है, कोई 10 किलो ले रहा है, कोई 12 किलो ले रहा है। लेकिन सरकार से अगर वो बात करेगा तो सरकार क्या पता उसका 98 किलो या 100 किलो पूरा भी ले ले। तो आप खुद भी सोचिए कि अगर आप ही होंगे तो आप सोचेंगे अरे ठीक है 1-2 रुपए कम सही, लेकिन फटाफट बेचो, आगे बढ़ेंगे, नई फसल की तैयारी करेंगे, पैसा पूरा हाथ में आएगा, यहाँ कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा फालतू के लिए। तो भाई ये वजह भी है कि किसान अच्छा खासा FCI को सामान बेच देते हैं, और यही सब वजहें हैं। बम्पर क्रॉप के टाइम पे मान लीजिए बहुत ज्यादा पैदावार हो गई, दाम बहुत कम हो गए, तब भी किसान उठा के बेचते हैं सरकार को, क्योंकि वहां से उनको MSP प्राप्त होता है। तो ये सब वजहें हैं कि सरकार के पास इस समय बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो चुका है। तो हमने ये भी देखा कि भाई दिक्कत भी हो जाती है ज्यादा अनाज को रखने की समस्या की वजह से। अब देखिए दूसरा एस्पेक्ट फूड सिक्योरिटी का है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो ये राशन जहां मिलता है, कंट्रोल रूम जो होते हैं, है ना, इस जगह कंट्रोल रूम कहते हैं, कंट्रोल की जो दुकानें होती हैं, तो फूड ग्रेन्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो सरकार यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोक्योर करती है, इसे स्टेट गवर्नमेंट को देती है एक इशू प्राइस पे कि भैया आप गरीबों को बांट दीजिए। ठीक है, और सारे ही अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों को ये बांट दिया जाए गेहूं वगैरह। और ये जो रेट होता है जिसपे गरीबों को मिलता है, ये काफी कम रेट होता है कंपैरेटिवली टू द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेन। अगर मान लीजिए 10 रुपए सरकार को खर्चा आ रहा है खरीदने के बाद किसान से, प्लस ट्रांसपोर्टेशन लगा के, प्लस स्टोरेज लगा के, तो ये सरकार उनको 3 या 5 रुपए में बेचती है, तो बहुत ही कम और नॉमिनल दामों में बेचती है। तो इससे भी काफी हद तक सरकार को लॉस हो जाता है, क्योंकि 10 का सामान 3 में बेचेगी तो 7 रुपए का लॉस तो होगा ही होगा ना। तो ये सारी बातें होती हैं। अब देखिए इस जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंतर्गत
जो हमारे नागरिक हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। उनको अनाज मिलता है, उसके साथ साथ चीनी वगैरह, तेल वगैरह का भी सबको जो है चीजें यहाँ से मिल सकती हैं। अब आप कहेंगे कब से शुरू हुआ था? तो देखिए, RPDS, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको लॉन्च करा गया था बच्चों 1992 में, और ये कुछ 1775 ब्लॉक्स में था। और ये ब्लॉक जो थे काफी पिछड़े इलाके थे, काफी बैकवर्ड और काफी रिमोट एरिया थे पूरे ही कंट्री के। अब धीमे धीमे चीजें बढ़ी और टीपीडीएस का मतलब होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लेकर आया गया 1997 में। अब इसमें क्या था कि हम जो खाना है उसमें सब्सिडी में देंगे, सस्ता खाना देंगे उन गरीब लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं, या गरीबों में भी सबसे गरीब फैमिली हैं जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर हमने पता लगाई है। अब आप कहोगे कि मैम ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, आपके दिमाग में आया होगा। तो पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा के जो लोग ऊपर आते हैं उन्हें हम लोग APL मतलब अबव पॉवर्टी लाइन वाले कहते हैं। गरीबी रेखा के जो लोग नीचे आते हैं उन्हें हम लोग BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग कहते हैं। और एक होता है AAY मतलब अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इसका एक सीन अलग है, अभी हम बताते हैं। तो देखिए, जो TPDS है मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंदर 6 करोड़ फैमिलीज को ऐसा मानते हैं कि भाई इनको लाभ मिला है। करीब 7.5 टन के आसपास, मिलियन टन के आसपास हर साल जो है वो फायदा प्रोवाइड करा जाता है, और ये इतना फूड ग्रेन्स लग जाता है। अब देखिए, ये जो गरीब कौन है इसे कौन पता लगाता है? तो गरीब को पता लगाने के लिए स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और ये जो पॉवर्टी एस्टिमेट प्लानिंग कमीशन के होते हैं इंडिया के, उसके बेसिस पे चलाती है। खैर, चीजें यहाँ पे इतिहास से काफी बदलती रही हैं। जैसे कि पहले 10 किलो फूड ग्रेन मिलता था एक फैमिली को, फिर 10 से बढ़ के 20 हुआ, है ना, और इसमें 50% इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया, मतलब आधे दामों में मिलने लग गया फूड ग्रेन्स। फिर फैमिलीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपका जो है और चीजें बढ़ी, और 2000 में पहली भाई यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा BPL फैमिलीज वगैरह को इंक्लूड करने लगे इसके अंदर, समझ रहे हैं। फिर चीजों को और बढ़ाया गया। अब राशन जो है वो 20 किलो से 25 किलो पर फैमिली मिलने लग गया हर एक महीने में, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई इससे क्या था कि चीजें और ज्यादा बढ़े, फैमिली के अंदर और न्यूट्रिशन आए, और उनको नाश्ता मतलब और उनको खाना मिले। और ये जो आपका AAY मतलब अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज थी, इनको यहाँ पे 25 किलो फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ दिया गया था। जब इस समय ये लॉन्च हुआ था, ये अंत्योदय अन्न योजना जब लॉन्च हुई थी, तब इस 2000 में इसमें ये था प्रोविजन कि इसमें 25 किलो पर फैमिली फूड ग्रेन्स देंगे। बट यहाँ पे इसको भी बढ़ाया गया, और इसको भी यहाँ पे APL BPL और तीनों AAY के लिए फूड ग्रेन्स 35 किलो पर फैमिली कर दिया गया पर मंथ के लिए, समझ रहे। जैसे जैसे हमारे यहाँ उपज बढ़ी, वैसे वैसे हमने यहाँ पे और चीजें बढ़ाई। अब देखिए, जो ये राशन कार्ड होता है ना, राशन कार्ड जो TPDS का है, इसमें भी हमने यहाँ पे सेग्रीगेट करा बाद में। एक ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक APL और एक BPL में, APL मतलब अपर पॉवर्टी लाइन के ऊपर वाले, और एक BPL। और फायदा ये था कि जो BPL थे उनको जो राशन था वो आधे दामों में मिलता था इस कंपैरिजन टू APL। मतलब अगर APL को 10 रुपए में मिल रहा है तो वही सामान BPL वालों को 5 रुपए में मिलता था। समझ गए बात को? अब सरकारें आती गई, चीजें बदलती गई, और ये भी हुआ कि AAY स्कीम के अंदर जो BPL फैमिली है, जो बिलो पॉवर्टी वाली फैमिली है, उनको 35 किलो जो चावल मिलेगा वो 3 रुपए के हिसाब से पड़ेगा, और जो गेहूं मिलेगा वो 2 रुपए के हिसाब से मिलेगा, ऐसी राशन की दुकानों पर। उसके साथ ही साथ जो 65 साल या उसके ज्यादा की उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं, और अगर वो किसी भी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर नहीं उन्होंने अपने आप को एनरोल कराया है, तो उनको भी 10 किलो जो है वो फूड ग्रेन फ्री में दिया जाएगा। तो इतना कुछ फायदा इसके अंदर बताया, और ये रही इकोनॉमिक कॉस्ट। अब चीजें आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि इश्यूज क्या है इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और आखिरकार इसकी वजहें क्या है, रीजंस क्या है। तो देखिए, मेन दिक्कत ये है कि जो भी हम फूड ग्रेन्स दे रहे हैं कैटेगरी को, BPL कैटेगरी को फायदा देने के लिए कि जो लोग गरीब हैं उनको फायदा मिले, तो हो क्या रहा है असल में कि जो गरीब है उस तक चीजें पहुंच नहीं रही हैं, और जो नहीं है वो इन चीजों का फायदा उठा के और अपना जालसाजी कर रहा है। समझिए बात को, ये पैसे के बेसिस पे सब कुछ है कि BPL जो लोग होंगे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनकी इनकम के बेसिस पे हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन लोग आएंगे इस BPL के अंदर। लेकिन हमारे पास इनकम डेटा प्रॉपर है ही नहीं, और यही एक वजह है कि यहाँ पे हम BPL की जो एग्जैक्ट फैमिलीज हैं उनको पता ही नहीं लगा पाए। कभी कभी तो हमें ये भी कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें पॉलिटिकल कनेक्शन वाला एक अमीर लोग तक भी BPL लिस्ट में नाम उनका भी पाया गया।
तो एक्चुअली कौन सी बीपीएल फैमिलीज हैं वो बेचारी एक्सक्लूड रह गई और जो नहीं है वो यहाँ इंक्लूड रहते गए। अब देखिए फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता रहा कि फायदा ये चीजें देखने को मिली है कि बहुत सारा राशन जो लिया गया ऐसी बीपीएल फैमिलीज, ऐसी जालसाज बीपीएल फैमिलीज के द्वारा जो कि बीपीएल एक्चुअली में नहीं थी, वो सब क्या थी कि इसे मार्केट में बेच देती। और ये देखने को मिला कि करीब 20% तक का जो फूड ग्रेन जो बांटा गया है इस तरीके से वो मार्केट में दोबारा आया, क्योंकि ये लोग ले सस्ते दामों में और महंगे में बेच दें, तो आधा तो आखिरकार मार्केट में ही है ना। अब इतना किसी को फायदा मिल रहा हो तो वो क्यों बीपीएल से बाहर जाना चाहेगा? वो कहेगा ठीक है, हम अपनी इनकम को कभी इतनी ज्यादा दिखाएंगे ही नहीं कि मेरा ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला टैक्स हमसे ले लिया जाए। तो ये लोग और गरीब बने रहते हैं। और इसमें अगर हम कहें तो सिर्फ एंट्री है इन चीजों में, एग्जिट है ही नहीं, क्योंकि कोई बाहर जाना नहीं चाहता। और यही वजह है कि हमारे जो देश के गरीब है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते भी चले जा रहे हैं। अब सरकार देखिए उसके ऊपर बर्डन भी इतना ज्यादा आ रहा है कि उसके ऊपर सब्सिडी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जो लोग, उसके साथ साथ इतना फूड ग्रेन भी अपने पास रखना है, इतना कुछ खर्चा करने के बाद भी गरीबी वैसी की वैसी ही है। मतलब इतना कुछ इतने बड़े लेवल पे प्रोक्योर करने के बाद, इतने बड़े लेवल पे स्टोर करने के बाद, बफर स्टॉक बनाने के बाद आज 270 मिलियन जो लोग हैं हमारे देश के वो अभी तक जूझ रहे हैं, गरीब हैं। तो आप समझ रहे हैं ये सब इसी वजह से है कि इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती है, इतने सारे बोकस कार्ड्स बने हुए हैं जो झूठे हैं, जो सिर्फ बीपीएल बना दिया गया है लेकिन उनके नाम पे कोई है नहीं या कोई मर गया है, ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत जालसाजियत हो रही है। बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ये समझिए इस एक्ट में था क्या, मैं आपको समझाती हूँ। तो यूपीए 2 की जो सरकार थी इन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया और ये बात कुछ 3 जुलाई 2013 की थी। इन्होंने कहा कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी को लेकर आएंगे, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आएंगे, जिसमें करीब हमारा $22 बिलियन का खर्चा आएगा। ये वेलफेयर प्रोग्राम इतने रुपए का होगा जिसमें हम बहुत ही सस्ता राशन जो है वो हजारों लाखों दसियों लाख करोड़ों लोगों तक यहाँ पे पहुंचाएंगे हमारे कंट्री में। अब देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास कब करा गया था, ये बात कुछ 10 सितंबर की है 2013 में, है ना। इसको कहानी की तरह समझिएगा, मजा आएगा। 10 सितंबर 2013 में इसको पास कर दिया गया और इसका मेन मकसद ये था कि हमें फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देनी है, जो है इन लोगों को खाना प्रॉपर प्रोवाइड करना है, इतना खाना मिले कि इनकी लाइफ अच्छी हो, इनकी क्वालिटी जो फूड की है वो अच्छी हो और लोग जो है अपनी इज्जत से जिंदगी जी सके, क्योंकि जब पेट में अन्न होता है तभी काम करने में भी मन लगता है। इसमें करीब 75% जो रूरल पॉपुलेशन थी वो कवर हो रही थी और करीब 50% जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कवर हो रही थी, और इन सारी ही पॉपुलेशन को कुछ सब्सिडाइज बेसिस पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की बात कही जा रही थी। तो काफी जनता कवर हो गई और इसी के साथ 2/3 पॉपुलेशन भी कवर हो गई थी, 2/3 पॉपुलेशन। अब आप कहेंगे मैम आपने कहानी तो सुना दी, अब हमें ये भी तो समझाइए कि आखिरकार इसकी प्रोविजंस क्या है, इसके एक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स थे। तो पहला ये था कि अप टू 3/4 ऑफ पीपल जो कि रूरल एरियाज के थे और हाफ ऑफ द जो अर्बन पॉपुलेशन के लोग थे, इनको 5 किलोग्राम जो कि ग्रेन का होगा वो दिया जाएगा, जो कि सस्ते दामों में दिया जाएगा, जैसे कि 3 रुपए पर किलो चावल देंगे और 2 रुपए पर किलो गेहूं देंगे और 1 रुपए पर किलो कोर्स ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। कोर्स ग्रेन्स वो ग्रेन्स होते हैं जो व्हीट एंड राइस के सिवा होते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये फीचर था कि जो गरीब, सबसे गरीब जो घर होंगे इनको यहाँ पे 35 किलोग्राम ग्रेन दिया ही जाएगा हर एक महीने, और वो किसके अंदर दिया जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर, और वो सस्ते दामों में होगा, सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में होगा। तीसरा फीचर ये था कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं इनको यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पे 6,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथा बेनिफिट ये था कि वो बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 14 साल तक की है उनको टेक होम राशन, मतलब अपने घर ले जाएं राशन वाला सीन ये होगा, या गरम गरम जो पकाया हुआ खाना होगा, हॉट कुक्ड फूड, ये प्रोवाइड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी देगी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को अगर मान लीजिए उनके पास कोई ग्रेन में या अनाज में कमी देखने को मिलती है तो। पांचवा इसमें फीचर ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे असिस्टेंस देगी कि जो भी कॉस्ट आती है स्टेट के ट्रांसपोर्टेशन की या ग्रेन्स वगैरह को हैंडल करने में जो भी कॉस्ट आती है उसकी। और छठा और आखिरी फीचर ये था कि भाई औरतों को और ज्यादा अथॉरिटी देने के लिए कि वो अपना जो है थोड़ा सा कमांड हो घर पे, तो इसके लिए जो सबसे बूढ़ी औरत होगी और घर की, उसे यहाँ पे हेड माना जाएगा उस घर का और उसी के नाम पे यहाँ पे राशन कार्ड दिया जाएगा।
तो ये कुछ फायदे थे, बहुत ही अच्छा ये लोग एक्ट लेकर आए थे। आगे लेके चलते हैं, तो व्हाट कैन बी द इश्यूज अराउंड द फूड सिक्योरिटी, क्या इश्यूज हो सकते हैं इस फूड सिक्योरिटी के आसपास। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी एक चीज समझिएगा, ये बेसिक न्यूट्रिशन बास्केट ऑफ गुड्स होती है, क्योंकि अगर खाना पेट में नहीं है तो इंसान चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। तो देखिए, अगर खाना है तो कुपोषण हटेगा, और कुपोषण हटाना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अपनी जनता की बहुत मजबूत रखनी है। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 100 करोड़ या 500 करोड़ लोग हों तब भी अगर इतने सारे लोगों से मतलब नहीं है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वो प्रॉपर उनको खाना नहीं दे सकते और वो खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, वो उनके नहीं रह जाएंगे अगर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा। तो इसी को हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे यही सिर्फ बात नहीं है कि हमने कोर्स मील्स दे दिया तो इससे ही हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई। खाना देना सिर्फ नहीं है, भूख मिटे, मैल न्यूट्रिशन मिटे, यही हमारे लिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे वो भूख हो, चाहे वो कुपोषण हो। हम देख रहे हैं कि इंडिया की रैंक बहुत खराब है, अभी तो बहुत ज्यादा ही खराब होगी, तो अभी हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हो गए 2020 में। तो ऐसी स्कीम बड़े लेवल पे अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, अगर हम इनसफिशिएंट तरीके से कर दें, सही से लोगों तक पहुंचे ना, है सरकार जो है वो, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इतना ध्यान ना दे, तो इससे कोई फायदा नहीं है गरीब तक, अगर इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है तो। आप इतना मात्रा में अगर अनाज अपने पास रख ले रहे हो तो इससे भाई आपको स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको उसको स्टोर करने की फैसिलिटी और अच्छी रखनी पड़ेगी। तो समझ रहे हैं ना। तो भाई इंडिया अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसी भी नौबत आ सकती है कि उसे बाहर से सामान मंगाना पड़ जाए, समझ रहे हैं। तो इससे भी ग्लोबल फूड प्राइसेस भी अफेक्ट कर सकते हैं और इंडिया के अंदर भी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। अब सिर्फ बिल की बात नहीं है कि बिल आ गया, हमने बहुत खूबसूरत सा बिल आ गया, हमें बिल से ही मतलब नहीं है। हमारी देख रहे हैं कि हम सरकार की लायबिलिटी और बढ़ती जा रही है, जितना ज्यादा हम सरकार जो है अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेगी उतनी ज्यादा सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो भैया क्या सरकार आगे तक इसको चला पाएगी? भाई हमने कह दिया कि आज हम हर महीना जो 100 रुपए खर्चा कर रहे थे वो हम 1000 रुपए खर्चा करने लगेंगे हर महीने, तो हम 10 गुना अगर अपनी लायबिलिटी अपने सर पे ले रहे हैं तो हम कितने टाइम तक इसको ऐसी चीजों को ले चलते हैं आगे तक, क्या कितने टाइम तक हम इस चीज को मैनेज कर पाएंगे? तो ये चीजों को सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बारे में गौरतलब जो है ध्यान दिया जाए, देखा जाए कि और एक अच्छी स्कीम से इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से हो और चीजें आगे भी बहुत अच्छी हो। ये कुछ कहती थी। आगे बताएं कि क्या करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इश्यूज वगैरह हमने समझे, अब हमें करना क्या चाहिए ये गौर से समझिएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे तो जरूरत थी कि पहले सबसे पहले क्या करो कि पहले गरीब का पता लगाओ कि किसको हम बेनिफिशियरी बनाए, किसको हमें फायदा देना है ना, कि भाई किसको इंक्लूड करा जाए। तो सबसे बड़ा तो यही दिक्कत थी कि किसको हम फायदा दें। लेकिन अब सरकार ने क्या करा कि सरकार ने यहाँ पे सेटअप करा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बड़ा ही फेमस चीज है, जानते ही होंगे UIDAI के बारे में। ये पहला इस तरह की कोई बॉडी थी जो पूरे ही वर्ल्ड में देखने को मिली थी, और मेन मकसद क्या था कि भाई इन्हें बायोमेट्रिक 12 डिजिट का 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर हर एक इंसान को दिया जाता है हमारे कंट्री में। और जिस प्रोजेक्ट के अंदर इसको दिया जाता है उसका नाम था आधार प्रोजेक्ट, जो हमारे पास आज भी है। आधार मतलब आम आदमी का अधिकार। अब देखिए, हालांकि प्रोजेक्ट की काफी यूनिक आइडेंटिटी वाली बात थी, है ना, गरीबों के लिए, बट देखिए इसमें कुछ ऐसा इनकम या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला हिसाब इनेबल नहीं था, है ना, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन जरूरत हो बेनिफिशियरीज की। तो अब बना दिया, आइडेंटिफिकेशन है खाली, ठीक है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इनकम वगैरह की जरूरत नहीं है, एक आईडी कार्ड आपको दे दिया गया। अब सरकार इसको लेके क्या आई, सरकार ने कहा अब हम यहाँ पे जो इंक्लूजन मेथड था कि भैया कौन कौन आखिरकार बेनिफिशियरी है उसको ढूंढने से अच्छा है कि एक्सक्लूजन मेथड का यूज करो, कि हमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे ले लिए, उसमें हमने कहा कि इन लोगों को हम फायदा ही नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को, कि अभी तक हम ढूंढ रहे थे कि हम किसको फायदा दें, अब हमने ढूंढ लिया कि हम इनमें से इनको फायदा नहीं देंगे। तो होता क्या है, यूपीएससी के क्वेश्चन में हम प्रीलिम्स हम दे रहे होते हैं तो क्या होता है, आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, तो यह पहला आपको ऑप्शन क्या होता है कि आप देखो कि भाई आपको क्या सवाल के बाद आपको जवाब पता है। आपको जवाब पता है तो आप हाँ कर देते हो, लेकिन अगर आपको जवाब नहीं पता होता है तो आप एलिमिनेशन राउंड लगाते हो और आप सोचते हो कि
क्या क्या गलत हो सकते हैं। तो इनको हटा दिया, इनको हटा दिया, इनको हटा दिया, तो एक बचा हमारे पास। तो सरकार ने ये दूसरे वाले का उपयोग करना शुरू कर कि कुछ कैटेगरीज को इसमें से हटा दिया बेनिफिशियरी में। ठीक है, अब यहाँ टारगेट करने की बजाय कि किसको लेना है, क्या ये देखा कि किसको उसको नहीं देना है। तो भाई ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक बोल्ड कॉन्सेंसस कुछ कैटेगरीज की भाई इन्वॉल्व हुई कि किनको हटाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना, एक मान लो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट के बिना तो आप ये कर नहीं सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में, एक स्टेट गवर्नमेंट में किसी कैटेगरी को मान लो हटाया गया है और दूसरी स्टेट के अंदर मान लीजिए उसी कैटेगरी को इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये था, उसमें बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करने की आवश्यकता थी स्टेट्स के साथ में। तो अब मैंने आपको बताया पहले ही कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी चीज है कि भैया हर इंसान को खाना पहुंचना चाहिए ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। और सरकार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये ना हो कि पेट भर दो, बट फिट भी पॉपुलेशन हो। देखो भिखारी जो होते हैं आसपास, उनका पेट भी भरा होता है, वो खाना कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन फिट नहीं होते हैं, इतने नहीं होते कि वो काम करने। तो फिट करना मेन उद्देश्य था। और पूरा ही जो ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन थे कि भाई प्रोक्योर करना, मतलब पहले खरीदना, फिर स्टोर करना, फिर यहाँ से वहां मूव करना और गरीब तक पहुंचाना। ठीक है, ये कंप्यूटराइज्ड होने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इसमें देखो कंप्यूटर में काम होगा, मैनुअल काम होगा नहीं, तो चोरी वगैरह से काफी बचाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसी हो, कंप्यूटराइज हो, ट्रैकिंग कर सके पूरे कंट्री में कहाँ कितना गया, तो काफी डिफिकल्ट टास्क था। और इसे सरकार जो है क्रिएट कर सकती थी कैसे, कि एक डेटाबेस बना दे पूरी पॉपुलेशन का, पूरा पॉपुलेशन का एक डेटाबेस हो, और इसी को बनाया गया ये आधार स्कीम के अंतर। तो काफी आसान रहा कि भाई हमें भाई फूड मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी इजी हो गया। क्योंकि होता क्या था, मैनुअली एक बुक में किसी राशन की दुकान वाले ने लिख रखा है सामान, अब वो एक बड़ा ऑफिसर लेता है तो उसमें उसने उसको पैसे खिलाए, फिर उससे बड़ा लेता है तो उसने उसको पैसे खिलाए। इससे कोई मतलब नहीं, कंप्यूटर में है पूरा डेटा, ऑथेंटिक चीज है, आके आधार कार्ड आप स्कैन कराइए, हाँ उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको राशन मिलेगा, तो कंप्यूटर पे चढ़ाए, जब चाहे तब सरकार उस पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करके डेटा वहां से ले ले। तो ये चीज काफी आसान हुई। अब उसके बाद, और इससे और हो भी सकती है ना, अभी हम और गांव राज में तो इतना आसान अभी नहीं है, कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, और ज्यादा होगा तो और ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। उसके बाद एक हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। करीब 15 से 20 मिलियन टन स्टोरेज कैपेसिटी और ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा चीज जरूरत है, खराब नहीं करना है राशन को जो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसे वहां रख सकते हैं। अब यहाँ पे और भी जरूरत है कि हमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप ले लें, प्राइवेट पब्लिक है ना पार्टनरशिप, जिसे हम लोग PPP मॉडल कहते हैं, उसे लेने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास देखिए बहुत इनोवेटिव मेथड्स होते हैं, वो फटाफट काम करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है बच्चों प्रॉफिट मेकिंग का, और पैसा कमाने हैं ये, उनको पैसा मिलेगा अगर वो फटाफट काम करेंगे। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे ले, स्टोरेज करने में, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन करने में, है ना, एक बढ़िया डिलीवरी चेन बनाने में काफी मददगार हो सकते हैं। अब देखिए, कोई भी सब्सिडी अगर सरकार जनता को दे रही है और अगर उसमें कोई भी लूप होल से, कोई भी लीकेजेस है, तो वो सब्सिडी देना बेकार हो जाता है। तो देखिए, अब सरकार जो है अगर गरीब तक पहुंचना चाहती है, तो सरकार यहाँ पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करे, है ना, कि मतलब उसके बैंक में सीधा पैसा दे दे। अब सब्सिडी वगैरह देने से क्या, सीधा पैसा दे दिया, 15 रुपए में मान लो सामान चल रहा है बाहर और 3 रुपए में उसको मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या करो सीधा सीधा कि जो बाकी के पैसे हैं, बाकी के जो 12 रुपए हैं, वो सरकार उसके अकाउंट में ही सीधा दे दे। अब उससे क्या होगा, 12 रुपए पर किलो वो वहां से निकाल लेगा, 3 रुपए अपने पास लगाएगा, 15 रुपए का सामान ले लेगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो ये जो धोखाधड़ी होती है, जो ये राशन वाले धोखाधड़ी करते हैं कि भाई उनके नाम पे 3 रुपए वाला गेहूं अपने पास रख लिया, तो वो अब होगा नहीं, क्योंकि 15 में ही गेहूं है, अब जब वो अपने पैसे लेकर आएगा तब वो ले पाएगा। लेकिन मामला यहाँ ये हो जाता है कि ऐसे कौन बेनिफिशियरी है, उनका अकाउंट नंबर क्या है, कैसे डाला जाएगा पैसा, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। लेकिन जन धन योजना के अंदर काफी सारे बैंक अकाउंट भी खुलवाए गए और कोशिश पूरी है कि इस चीज को भी सॉल्व करा जाए। इतनी बात समझ में आई आपको? फाइनली देखिए, तो भाई ये बहुत कहा गया है कि नेवर गिव अ पुअर पर्सन अ फिश टू ईट बट रादर टीच हिम हाउ टू फिश। किसी इंसान को बैठे कुछ भी खिलाओगे तो वो गलत है, समझ रहे हो, उसे बताओ कि आखिरकार कमा के कैसे खाते हैं। एक तरीके से इसका कहने का मतलब यही है। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए कि फिट तो कर दे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब लोगों के पास खुद के पैसे होते हैं तो लोग अपनी मर्जी से सामान को खरीद सकते हैं, भूखे नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ को और अच्छा करते हैं, अपनी डिग्निटी को और अच्छा करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, समझ रहे हो। तो मिनिमम न्यूट्रिशन होने में भी, करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो सरकार यहाँ पे दे, सब्सिडी दे फूड बास्केट को, यही को, और ऐसे लोगों को दे सब्सिडी। मैं आपको बताऊं, जैसे फिजिकली हैंडीकैप है ना, अपाहिज है बेचारे, नहीं काम कर सकते, काम नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, सीनियर सिटीजन है बेचारे, है ना, या सरकार जैसा भी चाहे फिट पड़े उस तरह से लोगों को दे, बट एक्सेप्शन वगैरह हो उसमें, जो भी हो। अब ऐसे समझिए ना कि जो फूड सिक्योरिटी है ना, ये आप कह सकते हो कि इससे जो गरीबी है वो भी बहुत दूर होगी, भूखमरी है वो खत्म होगी, और जो मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो बहुत दूर होगा। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए करना। बात करेंगे यहाँ पे आखिरी टॉपिक के बारे में इस चैप्टर, जो कहता है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या है आखिरकार हमारे देश के सामने अगर हमें फूड सिक्योरिटी पानी है तो देखिए, इंडिया अभी भी बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुत खराब रैंकिंग पाते हैं। तो कुछ चीजों को यहाँ पे ठीक करने की जरूरत है कि भाई हमें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की, आसानी से गरीब आदमी जो है वो खाने को पा सके। दूसरी बात, अफोर्डेबिलिटी, इतना सस्ता हो कि वो खरीद सके। और तीसरा बात, एवेबिलिटी, हाँ खाना हो तो खरीदने के लिए। तो इन तीनों चीजों को यहाँ पे सरकार को, हमारी इंडिया को करना होगा। सही कैसे कर सकते हैं और क्या वजहें हैं? पहली चीज तो देखेंगे क्या वजहें हैं, क्या चैलेंजेस हैं सामने। पहली चीज तो ये है कि भाई फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं है। जहां से गरीबों तक पहुंचती हैं चीजें, वहां पे ही बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। दूसरी बात, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम सरकार शुरू करती है उसे मॉनिटर सही से नहीं करती बाद में, और देखती नहीं है उसमें कितनी ग्रोथ है, कितना इंप्रूवमेंट आया है। तीसरी बात, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन नहीं, अलग अलग सेक्टर एक साथ मिलकर काम नहीं करते सही से। साथ ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उपज इतनी ज्यादा नहीं है हमारे पास। और स्टोर करने की भी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है कि फूड जो आ रहा है उसे ऐसा स्टोर करें कि आगे आने वाले समय तक के लिए वो खराब ना हो। साथ ही साथ फूड, यहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो खाना है वो गरीब फैमिली, बीपीएल फैमिलीज तक मुहैया कराया जाए, वो एक्सेसिबल हो, वो उस खाने को ले उनके लिए वो हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट लेकर आइए, आप बेरोजगारी हटाइए, रोजगार दीजिए, जिससे उनके पास पैसा आएगा उस ग्रेन को खरीदने का, फूड ग्रेन को खरीदने का। साथ ही साथ आप फूड ग्रेन बैंक्स बनाइए जहां पे आप इन फूड ग्रेन्स को रख सकें, और आप कम्युनिटी अवेयरनेस करिए सोशल ऑडिटिंग के थ्रू। सोशल ऑडिटिंग में क्या होता है, लोग जाते हैं सोसाइटी से यहाँ पूछताछ करते हैं, जैसे कि अकाउंट की ऑडिटिंग बुक से होती है, सोशल ऑडिटिंग सोसाइटी से होती है। तो वहां जाइए, वहां जाके कम्युनल अवेयरनेस फैलाया जाए, मतलब सॉरी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाया जाए, है ना, जानकारी उनको दी जाए कि यहाँ से ये मिलता है, ऐसे लोग आते हैं, इन लोगों को ये फायदा होता है, उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में समझाया जाए। और यहाँ जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम सरकार चलाती है उसे कायदे से पहले इवेल्युएट भी करे, कि भाई ये नहीं कि चलता टीवी छोड़ दिया, बस टीवी ऑन ना करे, टीवी में देखे भी आखिरकार हो क्या रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसी तरीके न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो सरकार चलाती है उसे प्रॉपर इवेल्युएट करे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ लोगों का जो साथ है वो बहुत जरूरी है, इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, साथ में मिलकर सब काम करें, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like the video. If you like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to join me, if you want to join my membership, you can definitely press the join button and enjoy the perks. And of course you can share the views in the comment box. These videos are also available on Facebook. It is by the name of Sirf IAS. Please like the page and watch these videos there also. Other like Twitter, Instagram, Telegram, all the links are in description box. If you want to follow me, any of them, just follow me. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.